नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने शक्ति का अर्थ, परिभाषाएं पढ़ी कि शक्ति क्या है। राजनीतिक विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में शक्ति केंद्रीय तत्व है जो कि महत्वपूर्ण है। तो शक्ति जो है उसका हमने पढ़ा कि विभिन्न विद्वानों ने शक्ति का अलग अलग अर्थ बताया, उसकी परिभाषाएं दी। तो किसी ने शक्ति को बल बता दिया, किसी ने उसको प्रभाव बता दिया, किसी ने उसको सत्ता बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम पढ़ेंगे शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से क्या संबंध है और क्या भेद है। तो शक्ति और बल में क्या अंतर है, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। आपके अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता के साथ क्या संबंध है, इसका विवेचन कीजिए। तो हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शक्ति और बल में भेद या उसमें क्या अंतर है। तो सामान्यतः जैसा कि हमने पढ़ा बच्चों कि शक्ति और बल को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों में बहुत अंतर होता है। शक्ति बल का पर्याय नहीं होती है, मतलब शक्ति बल नहीं है, क्योंकि शक्ति एक प्रच्छन्न बल है। मतलब कि शक्ति के पीछे बल छुपा हुआ होता है, डायरेक्ट बल शक्ति नहीं है। और बल एक प्रकट शक्ति है, मतलब जब शक्ति अपने प्रकट रूप में आती है तो वो बल बन जाती है। तो शक्ति की पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में बल रहता है, लेकिन शक्ति और बल बिल्कुल अलग है। शक्ति का प्रकट तत्व है जो पीछे रहती है, मतलब पर्दे के पीछे काम करती है, और बल एक प्रकट तत्व है जो सामने दिखाई देता है। बल का अर्थ होता है कि हम किसी प्रकार के दबावों का, प्रतिबंधों का या कुछ शास्तियों का प्रयोग करें, जिसमें कि हम छोटे से जुर्माने से लेकर व्यक्ति को प्राणदंड या मृत्युदंड तक भी उस बल में शामिल होता है। तो इस दृष्टि से हम देखें कि शक्ति एक 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 ऐसा मनोभाव है, एक ऐसी पूर्ण क्षमता है जो कि बल को संभव बनाती है। मतलब अगर व्यक्ति में शक्ति है तो वो बल का प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सकता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसा कि रॉबर्ट बायस्टीड की परिभाषा हमने बच्चों पढ़ी थी कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी कि एक शक्ति का प्रयोग करने वाले में बल प्रयोग की योग्यता होती है, लेकिन वो उसका वास्तविक प्रयोग नहीं करता। लेकिन जब वो शक्ति का वास्तविक प्रयोग करता है तो वो बल बन जाता है। तो इस प्रकार वास्तव में हम देखें तो बल शक्ति का एक रूप है, बल शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बल शक्ति में उसी प्रकार निहित होता है जैसे बादलों में बिजली निहित होती है। तो इस प्रकार और बल और दमन क्या है, जब बल अमर्यादित हो जाता है या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है इंसान में, तो उसे दमन कहा जाता है। तो इस प्रकार स्वीकृत, सीमित और नियंत्रित जो बल है वह एक प्रकार से हम उसको जो स्वीकृत, सीमित और नियंत्रित जो शक्ति का प्रयोग होता है वो बल है। और इस प्रकार हम देखें कि शक्ति बल की तुलना में बहुत व्यापक होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि राजनीतिक और सैनिक शक्ति का जो अंतर है वह भी एक प्रकार से, शक्ति के दो प्रकार हम पढ़ते हैं, राजनीतिक और सैनिक शक्ति, तो उन्हें भी एक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक शक्ति एक ऐसा व्यापक और जटिल शब्द है जिसमें शक्ति के अन्य रूप भी, जैसे धन है, शस्त्र है, नागरिक सत्ता है, मत का प्रभाव है, वह सब होते हैं। लेकिन सैनिक शक्ति में केवल बल निहित होता है। तो यहाँ पर हम शक्ति और बल में उसका अंतर हम राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में अंतर से भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार शक्ति और बल का अंतर हमने पढ़ा। जैसे राजनीतिक शक्ति वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नेतृत्व, स्वेच्छा पर आधारित हो सकती है, लेकिन सैनिक शक्ति केवल शस्त्रों पर आधारित होती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, संबंध है। तो इन दोनों में विद्वानों ने कुछ समानताएं भी बताई है, कुछ असमानताएं भी बताई है। तो शक्ति और प्रभाव में जो समानताएं हैं वह एक प्रकार से हम देखें कि दोनों कुछ परिस्थितियों में तो एक समान होते हैं शक्ति और प्रभाव, तो दूसरी ओर उसमें कुछ भिन्नताएं नजर आती है। तो जिसमें ब्रजेश और बरात ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में इन दोनों में भिन्नताएं बताई है। तो कुछ लेखकों के अनुसार शक्ति और प्रभाव में दोनों में बौद्धिक होते हैं और संबंधात्मक होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, और दोनों के औचित्यपूर्ण हो जाने के बाद ही दोनों प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है, प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव दोनों अलग अलग व्यक्ति में भी हो सकते हैं,
और शक्ति और प्रभाव के दोनों एक साथ एक व्यक्ति में भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति में शक्ति हो सकती है लेकिन प्रभाव नहीं, एक व्यक्ति में प्रभाव हो सकता है लेकिन शक्ति नहीं, और एक व्यक्ति में शक्ति और प्रभाव दोनों एक साथ देख सकते हैं। लेकिन अब व्यक्ति सामने वाला जो है वो शक्ति और प्रभाव इन दोनों में प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसमें दोनों में, शक्ति और प्रभाव में दोनों में सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता होती है। लेकिन व्यक्ति शक्ति के कारण प्रभावित हुआ अपने व्यवहार में या प्रभाव के कारण प्रभावित हुआ, यह कहना बहुत कठिन होता है। इसका निर्णय तो वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रभावित हुआ है ना। तो शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे के लिए वर्धनकारी भी हो सकते हैं। वर्धनकारी का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार शक्ति और प्रभाव का कुछ समानताएं बताइए। समानताएं ये है कि दोनों बौद्धिक है, संबंधात्मक है, और दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, और दोनों के पीछे औचित्यपूर्णता निहित होती है, तभी वो दोनों का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार शक्ति और प्रभाव में एक संबंध होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, भेद होता है। तो वो भेद क्या है दोनों में, वो हम पढ़ेंगे। जैसे शक्ति, पहला अंतर है शक्ति और प्रभाव में, शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे बल होता है, प्रतिबंध होता है, शास्त्रियों का प्रयोग किया जाता है, और शक्ति का प्रयोग जिस पर किया जाता है उस व्यक्ति के पास शक्ति को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता या विकल्प नहीं होता है। लेकिन प्रभाव का हम देखें तो प्रभाव स्वेच्छापूर्ण होता है, अनुनयात्मक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभावित होने वाला व्यक्ति हमेशा जो प्रभाव से जब प्रभावित होता है तो वह अपनी इच्छा से उससे प्रभावित होता है, और उसके सामने अन्य ऑप्शन भी, विकल्प भी मौजूद होते हैं। दूसरा अंतर है शक्ति धारक या जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है उसके पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में होती है। उसका प्रयोग शक्ति धारक, स्वतंत्र तत्व मतलब कि वो अपनी इच्छा से शक्ति का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कर सकता है। लेकिन प्रभाव हमेशा संबंधात्मक होता है। संबंधात्मक मतलब कि जिसके ऊपर प्रभाव का प्रयोग किया जा रहा है वह प्रभावित व्यक्ति की सहमति और स्वीकृति पर आधारित होता है, और प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यह एक स्वतंत्र तत्व नहीं होता है बल्कि प्रभाव संबंधात्मक होता है। तीसरा अंतर है कि शक्ति को अक्सर अलोकतांत्रिक माना जाता है, क्योंकि शक्ति प्रतिशक्ति को जन्म देती है और वो भय पर आधारित होती है, दमन पर आधारित हो सकती है। लेकिन प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है क्योंकि वो सामने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है और सामने वाले की इच्छा से उसका पालन किया जाता है। तो इस प्रकार प्रभाव में विचारों की समानता, मूल्यों की समानता निहित होती है, लेकिन शक्ति में वो तत्व नहीं होता है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग किसी भी व्यक्ति पर ज़बरदस्ती भी किया जा सकता है। चौथा अंतर है कि शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर सीमाएं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वो अपनी अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके लिए उसको भी प्रभाव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शक्ति के कमज़ोर होते ही उसका पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रभाव की शक्ति बहुत असीम होती है, व्यापक होती है, और उसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है, क्योंकि प्रभावक और प्रभावित होने वाले व्यक्ति के बीच एक जो संबंध होता है वो सद्भावना पर आधारित होता है और एक दूसरे की इच्छा पर आधारित होता है। तो इस प्रकार प्रभाव जो है उसकी शक्ति व्यापक होने पर शक्ति की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन शक्ति को हमेशा प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा अंतर है कि शक्ति को सभ्यता और संस्कृति के एक बाहरी तत्व के रूप में समझा जाता है, और शक्ति का प्रयोग एक निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप में किया जा सकता है। शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप में होता है, उसके प्रयोग का स्वरूप प्राय निश्चित होता है, लेकिन प्रभाव जो है वो अमूर्त होता है, व्यक्तिगत होता है, अस्पष्ट होता है। सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वो किसी व्यक्ति से प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखें कि शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से पृथक होते हैं। एक व्यक्ति शक्ति रखते हुए भी प्रभावहीन हो सकता है और एक व्यक्ति प्रभाव रखते हुए शक्तिहीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी थी, उनके पास शक्ति भी थी और प्रभाव भी था, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ किसी देश के प्रधान ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं होती है, लेकिन प्रभाव प्राप्त होने के बाद वो शक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं और वो संभव भी होता है। तो इस प्रकार शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे के साथ जो इन दोनों का जो संबंध है वो राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है कि हम इन दोनों का अध्ययन, शक्ति और प्रभाव का
किस प्रकार करते हैं, कि किस प्रकार दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार इसका हमने अध्ययन किया। भी शक्ति और सत्ता में क्या संबंध है, क्योंकि शक्ति और सत्ता में भी कुछ विद्वान शक्ति को सत्ता मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शक्ति और सत्ता का चूंकि राजनीतिक अवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इन दोनों का संबंध भी जानना जरूरी होता है। शक्ति क्या है, एक स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम होती है, आदेश देने की क्षमता का नाम होती है, और ये अपनी इच्छाओं को प्रभावशाली ढंग से पालन करवाने की क्षमता का नाम है। दूसरों पर अपनी इच्छाओं को थोपने की क्षमता का नाम है। तो ऐसे हम कई बार इतिहास में हम देखते हैं कि किसी राज्यों पर अनाधिकृत रूप से किसी ने विजय प्राप्त कर ली और अपनी शक्ति के आधार पे दूसरे राज्यों को जीता गया, लेकिन धीरे धीरे उनको जब जन स्वीकृति प्राप्त हो गई तो वो सत्ता बन गई। तो यहाँ पर सत्ता क्या है, जब किसी शक्ति के पीछे जन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। तो शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, शक्ति का औचित्यपूर्ण स्वरूप सत्ता है, क्योंकि सत्ता के बिना शक्ति असंस्थागत होती है, असाधनात्मक होती है, अनिश्चित होती है और परिस्थितिजन्य होती है। सत्ता शक्ति को औचित्यपूर्णता प्रदान करती है, इसलिए सत्ता अपने क्षेत्र में अपनी प्रकृति से निश्चित होती है, स्पष्ट होती है, उसके आदेशों को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है, क्योंकि सत्ता के पीछे हमेशा कानून की शक्ति निहित होती है, क्योंकि सत्ता संस्थागत होती है। तो उसका पालन विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, समूह के द्वारा किया जाता है, और शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता का, निश्चितता का और जो कानूनी बाध्यता का हमेशा अभाव होता है। तो इस प्रकार शक्ति और सत्ता जो है उनमें जो संबंध होता है कि शक्ति के पीछे जब औचित्यपूर्णता या जन स्वीकृति मिल जाती है तो वो शक्ति सत्ता बन जाती है। शक्ति दमन है, शक्ति का प्रभाव भौतिक होता है, लेकिन सत्ता हमेशा सहमति पर, जन स्वीकृति पर आधारित होती है और साथ ही वो अधिक प्रभावशाली होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, जो सत्ता का प्रयोग करती है, वो जन सहमति पर आधारित होती है। जैसे हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था ले लो तो वो सत्ता है एक तरह की, वो क्योंकि जन स्वीकृति पर आधारित होती है। जैसे कि हम देखें कि कोई शिक्षक है, पत्रकार है या कोई समाज सेवक है, तो उसकी सत्ता शक्ति पर आधारित नहीं होती है, क्योंकि लेकिन फिर भी उसकी सत्ता में बहुत सम्मान उसकी स्थिति में बहुत सम्मानपूर्ण होती है, क्योंकि उसके पीछे शक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रभाव होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि राजनीतिक व्यवस्था में जो व्यक्ति होते हैं, उस जो राजनीतिक व्यवस्था में जो सत्ता की स्थिति होती है वो उच्च और अधीनस्थ की होती है, जिसमें अधीनस्थ व्यक्ति जो है वह सत्ता का आदेशों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी एक संज्ञानात्मक स्थिति है कि सत्ता जो है वो आदेश देती है और निम्न व्यक्ति इसका पालन करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में अक्सर हम देखते हैं कि सत्ता और शक्ति को एक साथ मिला दिया जाता है, क्योंकि लोकप्रिय शासक को भी सत्ता के संचालन के लिए, शासन के संचालन के लिए शक्ति और सत्ता दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे हम शक्ति के स्रोत बच्चों पढ़ेंगे अगली क्लास में।